हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ब विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वर्ब जो कि सेंटेंस का किसी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, हैज़ ऑलरेडी बीन स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ब। उसके बारे में द वर्ब नाम के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। वर्ब्स आर लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जो वर्ब्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं नंबर में और पर्सन में। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया होता है। बट नॉन फाइनाइट्स आर नॉट रिलेटेड टू द पर्सन। जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो पर्सन और नंबर से रिलेटेड नहीं होते, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं। एंड हैव नो शेयर टू द मेकर टेंस, और ना ही इनके टेंस में कोई यूज़ होता है। ऑल्दो दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइटिव, इसी रीजन से इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है या नॉन फाइनाइट्स कहा जाता है। दे आर नॉट एट ऑल एक्चुअल वर्ब, ये बिल्कुल भी एक्चुअल वर्ब नहीं होते हैं। एज दे हैव नो रिलेशन विद द सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। एंड डू नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द टेंस, और ना ही ये टेंस के फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट डालते हैं। वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द वर्ब एंड द नॉन फाइनाइट। हम वर्ब और नॉन फाइनाइट के लिए डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे वी वॉन्ट, सी वॉन्ट टू सी यू, वह तुम्हें देखना चाहती है, और दे वॉन्ट टू सी यू। इन above sentence, we see that to see in both sentence 1 sentence 2 are not affected by the subject। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि जो टू सी यूज का यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट से कोई सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट द्वारा कोई भी प्रभाव पर नहीं डाला गया है। सब्जेक्ट सी सिंगुलर एंड हैज अ सिंगुलर वर्ब वांट्स, बट इन द केस ऑफ टू सी इज अनअफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, एंड हैव नो शेयर टू मेक द टेंस, सो इट इज नॉन फाइनाइट। इन द सेम वे इन सेंटेंस टू सी डजंट अफेक्ट इटसेल्फ बाय द सब्जेक्ट दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना, और दे इन प्लूरल नंबर, सो इट इज नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट आर ऑल्सो का डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हें क्या कहा जाता है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। काइंड्स है यहाँ पे, तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स में क्या है, दे आर थ्री काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पार्टिसिपल इज फॉर्म बाय अ वर्ब, द्वारा फॉर्म किया जाता है विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो पार्टिसिपल होता है वो नाउन या प्रोनाउन वाला मॉडिफाई किया जाता है। विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। डेफिनेशन देखिए पहले इसका। अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेक्स शेयर ऑफ द नेचर बोथ ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। जो पार्टिसिपल होता है वो दोनों का शेयर करता है। किसका, दोनों का नेचर किसका शेयर करता है, वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज़ पार्टली अ वर्ब। जो पार्टिसिपल होता है वो पार्टली वर्ब भी होता है, पार्टली एडजेक्टिव भी होता है। बट यू शुड रिमेंबर दैट, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इट इज़ नॉट अ कंप्लीट वर्ब। तो जो कि पार्टली होता है, आधा आधा होता है, तो ये ना ही पूरा वर्ब होता है ना ही पूरा एडजेक्टिव होता है। अब पार्टिसिपल कैन बी मेड, पार्टिसिपल बराबर वर्ब प्लस एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब। तो पार्टिसिपल कैसे होता है, पार्टिसिपल मतलब वर्ब प्लस एडजेक्टिव। पार्टिसिपल कैन बी डिवाइड टू थ्री काइंड्स, इसको भी थ्री काइंड में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनते हैं, इसमें वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है, जैसे मेकिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से। रिमेंबर here if auxiliary verbs or helping verb is am are was were come with present participle, then its participle becomes a verb, but without the helping verb it remains the same। ठीक है, कहने का मतलब है कि इफ़ ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जैसे इज एम आर वॉज वर होते हैं, कम विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आते हैं देन दिस पार्टिसिपल बिकम्स अ वर्ब। ये जो पार्टिसिपल्स है ये क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं, बट विदाउट द हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना, मतलब इज एम आर के बिना इट रिमेन्स द सेम। अब देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे देखिए, अ बर्निंग गर्ल वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, एक जलती हुई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है। आई सॉ हर वॉकिंग इन द गार्डन, कहने का मतलब है यहाँ एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा था ना, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब नहीं लगा है, उसके बाद भी यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। यही होता है पार्टिकल्स। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिकल्स हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड है पास्ट पार्टिकल्स क्या होंगे। तो सेट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, वी शुड नॉट ईट रोटेन फ्रूट्स, हमें पके हुए फल नहीं खाना चाहिए, सड़े हुए। बर्न हाउसेस आर नॉट फिट टू लिव इन, जले हुए घर रहने के लिए फिट नहीं होते हैं। राधा इज अ गर्ल लव्ड बाय ऑल, राधा एक ऐसी लड़की जो सभी प्यार करते हैं। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि रोटेन, बर्न एंड लव्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
जो कि इसका फर्स्ट फॉर्म रोड बर्न एंड लव होता है। तो ये पार्टिसिपल्स हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म में है इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिकल्स। मतलब कि ये काम हो चुके हैं, घर जल चुका है, फल पक चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। क्या होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स में, क्या होते हैं, हैविंग होता है। हर चीज़ में क्या लगा होता है, इसमें फर्स्ट पहले हैविंग लगा होता है। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगा होता है। जैसे हैविंग रीड द बुक्स दे कुड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बुक को रीड करने के बाद या बुक को रीड कर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया। हैविंग रीच द स्कूल दे रीड देयर। हैविंग कॉट द ट्रेन दे कुड रीच इन टाइम। ट्रेन सबको पकड़ने के बाद वे लोग समय पे पहुंच गए। इस तरीके से हैविंग लगा होता है। और हैविंग कहाँ लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगा होता है, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल्स होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है नॉन फाइनेंस का जीरंड। अब जीरंड क्या होता है, इस फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो जीरंड होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले है तो प्लेइंग, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। ठीक है, मोस्टली द जीरंड वर्क इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। जो मोस्टली जो जीरंड होते हैं वो किसी सेंटेंस में कहाँ का यूज़ किए जाते हैं, वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट भी की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू सी वेदर द कलर्ड वर्ड इज जिरंड। अब देखिए जो सेंटेंस दिया है उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि ये सब क्या है, जिरंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। तो देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। आई सॉ मैन वॉकिंग ऑन द ग्रास। वॉकिंग जो है वो गुड एक्सरसाइज है। ठीक है, I saw a man walking on the grass. Being see this sentence, we can say that walking is formed by adding ing. जो walking है दोनों में walking ing लगा हुआ है to the first form of the verb walk, but this walking word is doing the work of the subject in the sentence, so it is very clear that is zeroed. But in the case of sentence 2, देखिए कहने का मतलब ये कि पहले सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है और स्टार्टिंग किससे हो रही है सेंटेंस की, एज अ सब्जेक्ट। मतलब कि जो वर्ब है, वॉक करना क्या है, एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वॉक का यूज़ किस लिए हुआ है, एज अ सब्जेक्ट हुआ है। तो ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस में भी वॉकिंग का यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, लेकिन वह सेंटेंस के बीच में है और यहाँ पे है सेंटेंस के बीच में, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे डेफिनेशन है कि अ जिरंड इज अ वर्ड इज मेड बाय एडिंग आईएनजी। जिरंड क्या होता है, वर्ड जो होता है इसमें आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाते हैं, जो कि सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि वॉकिंग देखिए यहाँ सब्जेक्ट था। आगे देखिए जैसे स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट, ड्रिंकिंग हैज रूइंड मैनी हाउसेज। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो गए, जिरंड हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इट कैन बी यूज एज ए, यहाँ देखिए अलग अलग है। इट कैन बी यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन मतलब दिस सेट और रिसीविंग द मैसेज आई एम टायर्ड ऑफ विटिंग। और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है कि हर ओल्ड हैबिट इज़ विपिंग, व्हाट आई हेट इज़ ड्रिंकिंग। मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट बता रहा है कि उसकी पुरानी आदत है रोना और मुझे ड्रिंकिंग नहीं पसंद है। तो लास्ट में देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी हो गए। और इट कैन बी यूज एज अ वर्ब इट इज ऑब्जेक्ट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, वर्ब विद इट्स ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जैसे सिंगिंग सॉन्ग, ड्राइविंग कार। तो इसमें सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सिंगिंग यहाँ पर जेरेंट हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट के पहले होता है। नाउ रीड द फॉलो सेंटेंस, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्टीलिंग इज अ सोशल इवेंट, सिंगिंग इज अ गुड प्रोफेशन, ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट। In the sentence given on the previous page, walking, stealing, singing, drinking are working sentence as a subject और object। या तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, जीरंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आई प्ले अ मैच, आई वॉन्ट टू प्ले अ मैच। ठीक है, हियर इन सेंटेंस प्ले इज़ अ वर्ब जो है हैज़ आई एज अ सब्जेक्ट। प्ले दोनों सेंटेंस में लगाया गया है और दोनों सेंटेंस में आई भी है, तो आई क्या है, इसका सब्जेक्ट है। सो प्ले इज़ लिमिटेड बाय द नंबर। ठीक है, देयरफॉर इज अ फिनाइट इन्फिनेटिव वर्ब, बट इन सेंटेंस सेकेंड टू प्ले हैज़ नो सब्जेक्ट। प्ले का कोई सब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है। सो द क्वेश्चन ऑफ बीइंग लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट इट शोज द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। फिर देखिए देयरफॉर इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहा जाता है। पहले सेंटेंस में क्या था कि जो प्ले है, आई प्ले अ मैच, मैं मैच खेलता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले अ मैच, मैं एक मैच खेलना चाहता हूँ। मतलब कि जब जो सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया है इसमें वो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं एक मैच खेलता हूँ या मैं एक मैच खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके को हम सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं डेफिनेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ, हम से काइंड्स को देखते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव्स, नाउन इन्फिनेटिव्स। तो सिंपल इन्फिनेटिव को नॉन इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। The word noun shows that a simple infinitive works like a noun in a sentence. जो वर्ड नाउन यूज होता है किसी सेंटेंस में वो हमें सिंपल इन्फिनेटिव वर्क के बारे में बताता है। ठीक है, दीज इन्फिनिटीज आर यूज एज फॉलोज। तो हम देखते हैं कि सिंपल इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव को किसी सेंटेंस में अगर यूज किया गया है तो हम कैसे जान सकते हैं। टू वर्क, ये टू के साथ फॉलो होता है। टू वर्क, टू स्मोक, टू ड्रिंक, टू बाथ, इस तरीके से। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ये लास्ट में यूज़ किया जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। टू ईट, टू विन, टू प्ले, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। आई दिस मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, दे आर अबाउट टू लीव। तो इसमें टू क्या है, प्रीपोजिशन है इन सेंटेंस में। इट कैन बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, इनका एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी यूज हो सकता है। जैसे आवर एम इज टू विन, हमारा लक्ष्य क्या है, जीतना। तो एक तरीके से क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इट इज़ यूज समटाइम्स आफ्टर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कभी कभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव के बाद भी यूज़ होता है। जैसे कि लाइक हाउ, वेयर, व्हेन। जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू डू, जैसे हाउ के पहले, सॉरी हाउ के बाद, व्हेन के बाद, और इस ऐसे सेंटेंस के बाद यूज। जैसे आई डोंट नो हाउ टू डू, मुझे नहीं पता कैसे करना है। दे डोंट नो व्हेन टू स्टैंड, मुझे नहीं पता कब खड़े होना है। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, और नहीं जानते कि स्विम कैसे करना है। क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनेटिव, इट कैन बी यूज टू क्वालिफाई अ नाउन। ये किस फॉर्म में यूज़ हो सकता है, इनका नाउन के बारे में बता सकते हैं। मतलब कि कभी कभी कुछ सेंटेंस में जो जिरंड यूज़ होता है वो नाउन के बारे में बताते हैं। शी हैड नो मनी टू स्पेंड, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। इट इज़ नॉट द टाइम टू राइज, ठीक है। आई हैड नो बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है। ही इज़ ए मैन टू बी एडमायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नाउन के बारे में बताया गया है। और ये वर्ब के बारे में खुद बता सकते हैं, चूँकि इन्फिनेटिव भी एक तरीके से वर्ब होते हैं, लेकिन ये कुछ सेंटेंस में भी वर्ब के बारे में बताते हैं। शी क्राइड टू सी द लॉयन, वह रोई किस लिए, लॉयन को देखने के लिए। मैं कम इन टू सिट इन द क्लास, मैं क्लास में आके बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिट क्या है, ये देखिए यहाँ पे सिट क्या है, वर्ब है ना, बैठना। काम कौन सा काम करेगा क्लास में आके, बैठने का काम करेगा। ये वर्ब भी है और इन्फिनेटिव भी है। एडजेक्टिव में कर सकते हैं, मैंगोज आर गुड टू ईट, मैंगोज अच्छे होते हैं किस लिए, खाने के लिए, ठीक है। क्वालिफाइड एडजेक्ट, ये एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। जैसे हीज बॉडी इज़ फिट, उसकी बॉडी फिट है क्या करने के लिए, टू फिट, वर्क करने के लिए। द क्लोथ्स आर ब्यूटीफुल, कपड़े क्या हैं, खूबसूरत हैं किस लिए, पहनने के लिए। मतलब कहने का है कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, मतलब एडजेक्टिव को थोड़ा और हाईलाइट करके बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए टेबल नंबर 1 दिया हुआ है, तो इनको हम यहाँ से देखते हैं। देखिए कैसे जोड़ा गया है, इन्फिनेटिव को, नॉट को प्लस इन्फिनेटिव। ये देखिए ही वॉन्ट्स टू गो देयर, ठीक है। दे डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द मीटिंग, ये सब क्या है, इन्फिनेटिव है। वी प्रॉमिस टू टेल द ट्रुथ, ही ट्राइड टू हेल्प हिम। यहाँ पे देखिए जैसे दे आस्क्ड मी टू गो अवे, शी अलाउड मोहन टू गो, शी वॉन्टेड अस नॉट टू बी लेट। तो ये सब देखिए जीरेंड पार्टिसिपल सब एक ही में मिक्सअप करके यहाँ पे बताया गया है। टेबल नंबर 3 देखिए, जिससे अभी था हाउ एंड व्हेन। ही नोज हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, इसके पहले सेंटेंस में था ना आई डोंट नो हाउ टू डू
कैसे करना है। ही नोज़ हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। सी आस्क्ड वेयर टू गो, उसने पूछा कि कहाँ जाना है। इस तरीके का सेंटेंस देखिए बताइए जो भी हम जिरन में पढ़ रहे थे। यहाँ पे है टेबल नंबर 4, ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक। अब यहाँ टू का यूज़ किया गया है। वी आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। तो ये सब क्या है, ये जो टू यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला टू है ना, इसको देखिए, ये हमें इन्फिनेटिव के बारे में बताता है। टेबल नंबर 5 है, इट इज़ बैड टू मिसबिहेव करना बुरी बात है। दीज शूज़ आर कंफर्टेबल टू वेयर। अभी मैंने था ना दिस, आगे जो था एग्जांपल, दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल टू वेयर, तो यहाँ पे देखिए दीज शूज़ आर कंफर्टेबल, ये जो शूज़ है ये कंफर्टेबल है पहनने के लिए। ठीक है, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना ईजी है। टेबल नंबर 6 है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू पास द टेस्ट। जो ये टेबल नंबर दिया है ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू पास द टेस्ट, टेस्ट को पास करना इम्पॉसिबल है। इट विल बी वाइज टू ड्राइव स्लोली, अगर हम कार को स्लो ड्राइव करते हैं तो ये बुद्धिमानी होती है ना। इट इज़ गुड नॉट टू स्पीक अननेसेसरली, इट इज़ ईजी टू सॉल्व दिस सम, इट इज़ हार्ड टू फाइंड द ट्रुथ। तो अभी हम लोगों ने जो जिरेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा, उसी का यहाँ पे ढेर सारा एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, जिसके बेस पे आपको बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करनी है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।